जम्बू द्वीप केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारत और पूरे एशिया के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इसकी भौगोलिक स्थिति आधुनिक स्थलों से मेल खाती है। हालांकि समय के साथ इस ज्ञान को भुला दिया गया, लेकिन यदि हम इतिहास और पुराणों का अध्ययन करें तो हमें अपनी प्राचीन विरासत और भूगोल का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जम्बू द्वीप का रहस्यमय ज्ञान। हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसे आज एशिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। हर हर महादेव मेरे प्यारे भारतवासियों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहे। लुप्त की कगार पर खड़ा जम्बू द्वीप का रहस्यमय ज्ञान। दोस्तों, आज के समय में हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसे एशिया कहा जाता है, लेकिन जो महाद्वीप हजारों वर्षों से जम्बू द्वीप कहा जाता था उसका नाम कुछ सदियों पहले बदलकर एशिया कर दिया गया। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारतवर्ष से इंडिया कर दिया गया। जैसे आपकी दादी ने आपके नाम को बदलकर आर्यन से माइकल कर दिया हो, इसी तरह बहुत सारे शहर, गांव, नदियां, पर्वत और प्रदेशों के नाम बदल दिए गए ताकि हम अपनी असलियत को भूल जाएं। आज कोई नहीं बता सकता कि भारतीयों के लिए जो महत्वपूर्ण मेरू पर्वत था वह आज कहाँ है। इसी तरह महेंद्र, मलय, श्रृंगी, श्वेत और गंधमादन जैसे पर्वत भारतीयों की स्मृति से मिट चुके हैं। आपको यह नहीं बताया जाएगा कि पूरे एशिया में आपके किन पूर्वजों का शासन था और किस सनातनी भगवान की पूजा की जाती थी। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि भारतवर्ष में आर्यों के साथ कौन सी अन्य जातियां रहा करती थीं। जम्बू द्वीप के नामकरण के विषय में बताया जाता है कि इस महाद्वीप में जामुन के पेड़ अधिक थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहा गया, लेकिन यह सत्य नहीं है। एशिया में बांस, सागवान, नीम, पीपल, बरगद और आम के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जामुन के पेड़ों की संख्या उतनी नहीं है। अतः यह तर्क गलत सिद्ध होता है कि जम्बू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा। यह बात महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 7 में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताई गई है। संजय कहते हैं कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर में सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन बताई गई है और उसके फलों के गिरने से भारी धमाके की आवाज होती है। इन फलों का रस नदी में परिवर्तित हो जाता है, जो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करके उत्तर कुरु वर्ष में पहुंचती है। संजय ने एक निश्चित स्थान पर एक विशाल सुदर्शन नामक जम्बू वृक्ष की बात कही है, न कि वृक्षों की अधिकता का वर्णन किया है। लोगों ने इस तथ्य को न समझते हुए यह मान लिया कि जम्बू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा। संजय ने एक असाधारण वृक्ष की बात कही है, क्योंकि कोई भी वृक्ष इतना बड़ा नहीं हो सकता और उसके फलों के गिरने से विस्फोट जैसी आवाज नहीं हो सकती। अब हमें नीलगिरी और निषद पर्वत की वास्तविकता को समझना होगा, जो गूगल मैप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि यह नदी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करती है, तो पहले हमें मेरू पर्वत की स्थिति को समझना होगा। संस्कृत में मेरू का अर्थ होता है उच्च या उन्नत, और अंग्रेजी में इसका अर्थ पर्वत शिखर होता है। इसका एक अन्य अर्थ मंदिर का ऊंचा शिखर भी है। जपमाला में सबसे बड़ा मन का भी मेरू कहलाता है। आठ मेरू पर्वत वह पर्वत होगा जो सबसे ऊंचा है। तो जम्बू द्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? स्पष्ट रूप से यह माउंट एवरेस्ट है, यानी मेरू पर्वत वास्तव में माउंट एवरेस्ट ही है। भीष्म पर्व में बताया गया है कि मेरू पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष है, उत्तर में उत्तर कुरु वर्ष, पूर्व में भद्र वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में भारत स्थित है। यह तथ्य सटीक बैठता है। उसके उत्तर में तिब्बत है, जो संभवतः उत्तर कुरु वर्ष हो सकता है। संजय ने उत्तर कुरु वर्ष के लोगों के बारे में बताया है कि वे जम्बू नंद नामक स्वर्ण आभूषण देवताओं को पहनाते हैं और उनके आभूषण इंद्रगोप के समान लाल रंग के होते हैं। इंद्रगोप एक कीमती लाल रंग का पत्थर है जिसे कार्नेलियन स्टोन कहा जाता है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पत्थर से बने आभूषण पहनते थे और इसका निर्यात भी किया जाता था। तिब्बत के लोग भी लाल रंग के आभूषण पहनते हैं और उनके चेहरे का रंग भी उगते सूर्य के समान लाल होता है। उत्तर कुरु वर्ष में भारुंड नामक पक्षी पाया जाता है जो मृतकों को उठाकर ले जाता है। तिब्बत में आज भी मरे हुए लोगों को खुले में रख दिया जाता है और गिद्ध उनकी देह को खाते हैं। यह आज भी उनकी अंतिम संस्कार की विधि का हिस्सा है। इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि उत्तर कुरु वर्ष तिब्बत ही है और माउंट एवरेस्ट ही मेरू पर्वत है। अब यदि मेरू पर्वत के पूर्व में भद्रवर्ष चीन और पश्चिम में केतुमाल वर्ष अन्य एशियाई क्षेत्र है, तो उत्तर कुरु वर्ष तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी होगी?
यह ब्रह्मपुत्र नदी हो सकती है, जिसे तिब्बत में यारलंग सांगपो कहा जाता है। चाइनीज भाषा में यारलंग सांगपो का अर्थ पहाड़ों से नीचे बहता हुआ सफेद जल है। संजय ने कहा था कि नदी में से चांदी जैसा सफेद रस बहता है, जो वास्तव में ग्लेशियर से निकलता हुआ सफेद पानी है। ग्लेशियर के टूटने से भारी धमाके की आवाज होती है और उसमें से सफेद प्रवाह निकलता है, जिसे संजय ने रजत रस कहा है। इसके अलावा संजय ने कहा था कि इस नदी में से सोना उत्पन्न होता है। तिब्बत का क्षेत्र सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है और चीन वहां स्वर्ण खनन करना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसी कारण इसे जम्बू नंद कहा गया। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जम्बू द्वीप का नाम जामुन के वृक्षों से नहीं, बल्कि जम्बू नदी यानी ब्रह्मपुत्र के कारण पड़ा। संस्कृत में जम्बू का अर्थ नदी भी होता है, इसलिए जम्बू द्वीप का सही अर्थ हुआ नदियों से भरपूर महाद्वीप। आज एशिया महाद्वीप को यदि देखा जाए तो यह वास्तव में दुनिया का सबसे अधिक नदियों वाला महाद्वीप है। जम्बू द्वीप का नाम जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण नहीं, बल्कि नदियों की अधिकता के कारण पड़ा है। हर हर महादेव।